Shut up and sit down. भारतीय शिक्षा नीति पर निबंध या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निबंध। बहुत बार सोचा, पढ़ा व मनन किया, शिक्षा आयोगों का अध्ययन किया और उसके कटु आलोचकों की बातों को जाना, परंतु मुझे लगा कि वे सब सोच की कलाओं और सिद्धांतों में डूबे रहे। उन्होंने शिक्षा के वास्तविक संकट को नहीं पहचाना और यदि पहचाना भी है तो उस पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक शिक्षा व्यवस्था का ताल्लुक है, यह कहा जा सकता है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही की व्यवस्थाएं नाकामयाब रही है। दोनों व्यवस्थाओं ने शिक्षक को तोड़ा है और शिक्षार्थी को तो अभिज्ञात गिरोह में फेंका है अथवा सड़क छाप की बिरादरी में ला खड़ा किया है। इनमें वे विद्यार्थी सम्मिलित नहीं किए हैं जो यश सर की नपुंसक बिरादरी में मिल गए हैं। खुलासा यह है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही राह भटके इंसान हैं। आजादी के बाद से सोच दिल्ली के विस्तार का रहा है, सेवाग्राम को अपनाने का नहीं। परिणामतः दूरियां बढ़ती चली गई और आज समानांतरवाद सामने आ खड़ा हुआ। यकीनन यही हमारे शिक्षा का संकट है। शिक्षा जिंदगी और समाज से जुदा चीज नहीं है। आजाद मुल्क की आबो हवा में इस गलतफहमी का कोई अर्थ नहीं है कि फिर से चंद लोगों की मुट्ठी में ताकत कैद हो जाए। निरंतर यह प्रवृत्ति बढ़ी, चाहे राजनीतिक दल हो या बुद्धिजीवियों की जमात। एक व्यक्ति यदि उसका अगुवा बन गया तो वह बना रहे और हो सके तो वह उसे पुश्तैनी रंग दे डाले। यह लोकतंत्र की नहीं, एक तंत्र की तानाशाही प्रवृत्ति है। जब जब तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ी तब तब मानवता पर संकट आया। तानाशाही मिजाज सबसे पहले दूसरों की आजादी को छीनता है और सिर उठाने वालों का सिर कलम करवा डालता है। निसंदेह इससे खौफ बढ़ता है और स्वतंत्र चिंतन पर प्रहार होता है। चेतना कुंठित होती है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। यही वह जहर है जो ईसा सुकरात के पैदा होने की संभावना मात्र से उन्हें मार डालता है। तारीख के खुले शाफ इस बात के गवाह है कि संकट मंडराने का कारण हमेशा तानाशाही प्रवृत्ति रही है। शिक्षा का संकट इसी जहरीली हवा के कारण है। सारे माहौल में जहर फैला रहा है, फिर शिक्षा क्या करे और कैसे वह शंभु होकर उसे पी जाए। दरअसल यह नामुमकिन है कि इलाज करने वालों को जंजीरों में जकड़ दो और फिर उससे आशा करो कि वह बीमारों की दवा करे। उन बीमारों की जो ताजी हवा, खुले आसमान, ममतामयी धरती और तेजोमयी प्रकाश गंध के सुकून से महरूम कर दिए गए हैं। विद्यालय समाज की प्रयोगशालाएं हैं। समाज क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि वह अपने इरादे प्रकट करे। यदि वह प्रयोगशाला से उनकी आजादी छीन लेता है और उसे अपना एक महकमा बना डालता है तो वहां तालीम नहीं पनप सकती। यही कारण है कि महाविद्यालय लगातार शोधरत रहने के बाद भी हर्बर्ट स्पेंसर की पंच सोपानीय पद्धति से आगे नहीं बढ़ सके और बदलते हालात को ध्यान रखते हुए कोई प्रयोग नहीं कर सके। यदि इक्का दुक्का कोई प्रयोग शुरू भी किया गया तो वह मात्र किसी अफसर के कारण, जिनके जहन में गर्दिश से गुजरते समाज का दर्द नहीं, बल्कि अपने को हाई बिरादरी में दाखिल कराने की जबरदस्त ख्वाहिश थी। यह भी हो सकता है कि यूनिसेफ का पैसा उनमें तीसरी दृष्टि खोल रहा हो। दरअसल अभी तक हम अधकच्चे प्रयोग या आधार लिए और दुर्भाग्यपूर्ण दर्शन के चक्कर में अपनी रही सही पहचान खोते रहे हैं। गहरे दर्द के बिना दृष्टि नहीं। दर्द है किसे, कौन है जो दवा बनने के लिए खुद होम करने को तैयार है। नहीं लगता कि यह गांधी का देश है, नहीं लगता है कि कुर्बानी का देश है। यदि यह देश है तो इसलिए कि इसकी जमीन की सीमाएं हैं, इसका अपना संविधान और इसके शासक इसे देश मानते हैं। वह संविधान जिसके मुख्य निर्माता ने कहा था यह काम चलाओ संविधान है, उस समय में किराए का टट्टू था जब मुझसे संविधान बनाने के लिए कहा गया था। मैंने बहुत कुछ अपनी इच्छा के विरुद्ध किया। डॉक्टर कार्टुच के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था, श्रीमान जी, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इसे जला देगा। ऐसे अनेकानेक प्रश्न हैं जो आज तक अधूरे पड़े सड़ रहे हैं। यह काम शिक्षा का था, शोध का था कि वह अपने समय के प्रण को पहचानने के लिए उस सच्चाई के विद्रोह की तह में तब तक उतर जाता जब तक उसके हाथ वह सूत्र नहीं लग जाता जिसका दर्द लेकर उसके निर्माता चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी की फितरत में लगातार प्रयोग करने की इच्छा थी। वे सदा स्कॉल्स बने रहना चाहते थे।
आज वह धरा कहाँ है वह सरस्वती। गांव में शिक्षक बना रहे, इसके लिए प्रयास बराबर जारी है। आदेश निकलते रहे हैं और उनके अनुपालन के लिए वार्ड पंच को मुकर्रर किया है। पंचायत की निगरानी में उसे रखा गया है। आम आदमी के बीच यह अफवाह जोर पकड़ती जा रही है कि गांव में अध्यापक रुकता नहीं है, गांव में डॉक्टर, वैद्य आदि कोई नहीं रुकता है। नौकरी उनकी मजबूरी है। मजबूरी जब उनके खुशनुमा ख्वाबों को गला घोटने लगती है, तब वे गांव से भाग खड़े होते हैं। भागते ही जाते हैं, पलटकर गांव की ओर नहीं देखते। कदाचित चुनाव जीतने के बाद सरपंच से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री आदि तब तक गांव की ओर भूलकर नहीं देखते जब तक चुनाव की गर्मियां पुनः शुरू नहीं हो जाती है। पर क्यों गांव के मुखिया, सुखिया या सूदखोर आदि शहर में हवेली बनाते हैं और गांव को अपना कार्यक्षेत्र बनाए रखते हैं?